सभी को जय माता दी, राधे राधे दोस्तों। पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10th की जो चैप्टर नंबर 5 है, तत्वों का वर्गीकरण। तो दोस्तों तत्वों का वर्गीकरण ये क्यों करना पड़ा, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रकृति में ऐसे बहुत से तत्व खोजे गए जिनमें कुछ समानताएं भी थीं, कुछ असमानताएं थी। तो दोस्तों उनको पहचानने में जो कठिनाई हो रही थी, इसलिए उसको दूर करने के लिए बहुत से वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपनी राय प्रकट की और कुछ असफल भी हुए। 4 से 5 वैज्ञानिक यहाँ पर आएंगे, जिन्होंने अपनी अपनी अलग अलग राय प्रकट की कि इनको किस प्रकार से आवर्त सारणी में रखा जाए, यानी कि इनकी जो स्थिति है उसको किस प्रकार से दर्शाया जाए। दोस्तों यदि आप भी जानते हो, यदि एक ही नाम के कई व्यक्ति होंगे तो उन्हें हम पहचान नहीं सकते। हिस्ट्री में भी कई बार हमने पढ़ा है कि एक ही नाम के कई व्यक्ति मिल जाते थे, तो उनको पहचानने के लिए प्रथम सेकंड द्वितीय ऐसे नाम डाल देते थे उनके आगे पीछे, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय, इस प्रकार से। तो उनको ये नाम मतलब क्यों दिए गए, क्योंकि ताकि उनकी हम आसानी से पहचान कर सकें कि कौन सा व्यक्ति क्या है। तो इसी प्रकार तत्वों की भी पहचान करने के लिए उन्हें मतलब एक निश्चित पोजीशन देना जरूरी था। इसलिए जो वैज्ञानिक आए उनमें पहला जो वैज्ञानिक हमारे लिए आ रहा है वो आएगा डोबेराइनर का त्रिक नियम। तो इससे पहले जो मैं आपको कुछ ये बता देता हूँ, तो ये लग रहा है कि प्रकृति में विद्यमान तत्वों में समानता और असमानता होने के कारण उन्हें पहचानने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। ये तो नॉर्मल सी बात है। वर्तमान में कितने तत्व खोजे जा चुके हैं, तो दोस्तों 118 से भी अधिक तत्व अब तक खोजे जा चुके हैं। उनमें से जो 98% हैं वो नेचुरल हैं, बाकी के जो शेष हैं वो मनुष्य ने प्रयोगशाला में निर्मित किए हैं। तो इन तत्वों का जो निर्माण के लिए पहला प्रयास किया था वो थे डोबेराइनर, जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया कि इनका जो नियम है केवल 9 तत्वों के लिए लागू हो पाया, क्योंकि इन्होंने जो अपना नियम दिया था वो एक त्रिक नियम था। क्योंकि इसमें बताया गया है कि प्रत्येक त्रिक, इन्होंने अपना नियम दिया था कि प्रत्येक त्रिक में बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है वो शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। तो दोस्तों पहले तो आपको ये पता होगा कि तत्व की जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस प्रकार से करते हैं। तो Z, X, A ये किसी भी तत्व की रिप्रेजेंटेशन यानी कि परमाणु को दर्शाने का जो एक प्रकार से जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो इस प्रकार से। यहाँ पर जो Z होता है वो होता है परमाणु क्रमांक, जो भी परमाणु है उसका क्रमांक, और जो X होता है वो परमाणु का नाम। तो दोस्तों ZX में ये 3 कंडीशन है कि जो Z है वो परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट करता है, जो X है वो परमाणु या तत्व के नाम को बताता है, और जो A है वो इसके जो भार है उसको प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने लिया कि 12 पे आता है मैग्नीशियम, इसका भार है 24। तो जो 12 हुआ ये हुआ Z यानी कि परमाणु क्रमांक का मान, जो X का नाम है वो मैग्नीशियम। तो इस प्रकार से जो 13 मैग्नीशियम 24 है तो 13 परमाणु क्रमांक हुआ, 24 इसका परमाणु भार हुआ। तो जो डोबेराइनर ने अपना नियम दिया वो इसी के आधार पर दिया कि 3 तत्व उसने रिप्रेजेंट मतलब 3 तत्व सारणी में रख दिए, जो दोनों तत्व हैं ऊपर नीचे के, इन दोनों का जो परमाणु भार है उनका यदि औसत निकालें तो जो बीच वाले तत्व है उसका जो परमाणु भार निकल कर आता है वो किस प्रकार से आता है, अभी डोबेराइनर की त्रिक नियम जो त्रिक सारणी है उसमें हम देखते हैं। तो डोबेराइनर ने जो त्रिक सारणी में किया क्या कि डोबेराइनर ने प्रत्येक 9 तत्वों को परमाणु भार के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। आरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर व्यवस्थित किया, और 3 तत्वों के 3 ग्रुप बनाए, 3 तत्वों के 3 ग्रुप बनाए, जिन्हें त्रिक कहा गया। ये प्रत्येक एक त्रिक है, और बनने वाली सारणी को त्रिक सारणी कहा गया। ये एक त्रिक सारणी है, 3 के जो ग्रुप हैं अलग अलग। तो दोस्तों इसने बताया कि प्रत्येक त्रिक में बीच वाले जो तत्व परमाणु का जो भार है वो शेष दोनों तत्वों के परमाणु के भारों के औसत के बराबर होता है। तो जैसे इसने सारणी में 3 त्रिक में जो 3 परमाणु लिए वो हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम।
इनका लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। और इन दोनों का हमें पता है परमाणु भार 7 और इसका 39। तो इसका निकालने के लिए बीच वाले का इस नियम के अनुसार तो देखा जाए, इसने बताया कि शेष दोनों तत्वों के परमाणु के भारों का जो औसत का मतलब होता है उन दोनों का योगफल, और जितनी भी संख्या है उनका जो हम भाग लगा देते हैं तो औसत निकल कर आता है। तो इनका हुआ 46 योगफल और बटे में 2 तो 23, तो 23 निकल कर आया सोडियम का परमाणु भार। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक त्रिक के बीच वाले जो परमाणु का जो वो भार होता है वो शेष दोनों परमाणुओं के औसत के भारों के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये 3 के त्रिक बनाए, इनमें प्रत्येक में यही नियम लागू होगा। 138 ये कैल्शियम, स्क्रैंडियम, बेरियम, और इधर ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनका परमाणु क्रमांक है। जो आपको स्क्रीन पर सारणी दिख रही है वो उसको यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ से भी आप निकाल सकते हो या फिर गूगल वगैरह से भी सर्च करके निकाल सकते हो पूरी आवर्त सारणी। उसमें आपको इन तत्वों के नाम, परमाणु क्रमांक वगैरह वगैरह सब मिल जाएगा दोस्तों। तो जो क्लोरीन है उसका 17 है, ब्रोमीन 35 है, आयोडीन जो है 53 है। तो इसी प्रकार से इन दोनों का योगफल करके 2 का भाग लगाओ तो 89 आएगा, इन दोनों का योगफल करके भाग लगाओ तो 81 आएगा। इस प्रकार से जो डोबे-रायनर ने अपनी त्रिक सारणी निर्माण की थी दोस्तों। केवल ये जो नियम है वो 9 तत्वों के लिए ही बना पाया था डोबे-रायनर, बाकी के अन्य तत्वों के लिए नहीं बन पाया, इसलिए जो ये नियम है वो फेल हो गया था। इसके बाद नया वैज्ञानिक आता है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि सारणी का निर्माण आधार क्या था? परमाणु भार, क्योंकि उसने जो परमाणु भार को अपनी आधार बनाया था अपने नियम का, तो परमाणु भार इसका आधार था। पर डोबे-रायनर उस समय तक ज्ञात कुल तत्वों में से केवल 9 ही तत्वों के त्रिक समूह बना पाए थे। इसके बाद वाले शेष तत्वों की त्रिक सारणी में त्रिक नियम जो है वो लागू नहीं हो पाए, इसलिए ये अमान्य घोषित कर दिया गया और केवल ये नियम जो है संयोग मात्र ही बना रह गया। अगला जो वैज्ञानिक आया वो है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, अष्टक सारणी के समूह। तो दोस्तों जो न्यूलैंड वैज्ञानिक थे वो इंग्लैंड के थे और 1865-66 में इन्होंने अपना नियम दिया, जो कि 56 तत्वों को परमाणु भार के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। यानी कि इसने 56 तत्व लिए शामिल करके सारणी में से, और जो पीछे वाला डोबे-रायनर था उसने 9 तत्वों को शामिल किया था। वो भी परमाणु भार के आधार पर था, ये भी परमाणु भार के आधार पर ही इसने अपना नियम दिया। तो इसने बताया कि इसका नियम क्या था, जो देखो कि अष्टक सारणी में प्रत्येक पहले तत्व का जो गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म से उसी प्रकार समानता दर्शाता है, जिस प्रकार संगीत के स्वरों में पहला स्वर 8वें स्वर से समानता दर्शाता है। तो संगीत के स्वरों में जो पहला स्वर 8वें स्वर से वो समानता दर्शाता है, किस प्रकार? तो संगीत के ये दोस्तों 7 स्वर होते हैं, और जो वापस ये रिटर्न होकर जो 8वां तत्व है वो पहले तत्व से समानता दर्शाता है, यानी कि वापस से ये सेम पोजीशन जो है वो ले लेता है। संगीत के ये 7 स्वर हैं। तो इसने बताया अपने नियम में कि जो संगीत का पहला स्वर है वो 8वें स्वर से उसी प्रकार समानता दर्शाता है, जिस प्रकार जो कि आवर्त सारणी में पहला जो तत्व है वो 8वें तत्व से समानता दर्शाएगा, ऐसा इसने माना था अपने नियम के अनुसार। तो इसने जो 56 तत्वों को शामिल किया था परमाणु भार के आधार पर। तो अष्टक सारणी क्या होती है? अष्टक सारणी होती है कि न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1865-66 में 56 तत्वों को परमाणु भार के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और अपने सारणी का निर्माण किया, जिसे न्यूलैंड की अष्टक सारणी कहते हैं। तो अष्टक सारणी की परिभाषा पूछ ली जाए तो ये परिभाषा बनेगी। और इस सारणी में जो तत्व थे वो हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन से लेकर और थोरियम तक, थोरियम तक के जो 56 तत्व विद्यमान थे वो 7 वर्गों में व्यवस्थित किए गए। तो इस प्रकार से इसने 7 वर्गों में अपने तत्वों को 56 तत्वों को व्यवस्थित किया। तो 7 वर्ग यानी कि प्रत्येक वर्ग में जो है 8 तत्व आएंगे, और जो 7 वर्ग क्या होते हैं दोस्तों, कड़ी वाली लाइन जो होंगी वो वर्ग कहलाएंगी। तो प्रत्येक वर्ग में 8 तत्व आए, यानी कि 8 × 7, तो टोटल 56 तत्व इसने लिए थे, शामिल किए थे ओनली। अभी नियम तो केवल कैल्शियम तक ही इसका लागू होगा। तो दोस्तों ये नियम भी फेल हो गया था, क्योंकि इसने बोला है कि मैंने 56 तत्व सारणी में लिए हैं, ओनली ये नियम जो है वो कैल्शियम तक ही लागू हो पाया था, इसलिए जो बाकी के शेष तत्वों पर ये नियम जो लागू नहीं हो पाया, इसलिए ये नियम भी फेल हो गया। इस नियम को फेल होने की जो कुछ कमियां हैं वो ये पॉइंट हैं। पहला नियम बोलता है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक के तत्वों के लिए ही लागू हो पाया।
बाद वाले तत्वों पर लागू नहीं होगा। और जो न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने भविष्यवाणी की कि आने वाले समय में एक भी तत्व नहीं खोजा जाएगा। और जो हुआ क्या कि कुछ वर्षों पश्चात ही नए तत्व खोजे गए, तो उन पर इस नियम को लागू किया गया, जो कि ऐसा पल रहा। ये भी एक प्रकार की इसकी कमी थी। और जो अगली कमी है वो है, अब दोस्तों इस वैज्ञानिक की बेईमानी देखो कि इन्होंने जो क्या किया था कि अपने नियम को लागू करने के लिए एक ही डिब्बे में मतलब दो तत्वों को एक साथ रख दिया, जो कि नियम यानी कि वर्गीकरण का जो बिल्कुल नियम है वो इसको नहीं मानता कि एक तत्व एक वर्ग में या एक डिब्बे में केवल एक ही तत्व आएगा। और इसने क्या किया कि दो स्थानों पर सा और मा स्थान पर जो स्तंभ है उनमें सी और कोबाल्ट और निकल को एक साथ व्यवस्थित कर दिया था। इसलिए इस नियम का जो है मतलब पहले ही देख गया था कि ये नियम जो है अप्लाई नहीं होगा। अब इसने इनको एक साथ तो रख दिया, लेकिन यदि इनके जो गुणधर्म है वो यदि समान होते तो भी ये चल जाता कि चलो ठीक है एक साथ रखने में कोई गलती नहीं, लेकिन जो इनके गुणधर्म है वो भी बिल्कुल भिन्न थे, इसलिए एक साथ इन्हें रखना इम्पॉसिबल था दोस्तों। और ये नियम है जो हल्के तत्वों के लिए ही लागू हो पाया, यानी कि ऊपर ज़्यादा भार नहीं हुआ, यानी कैल्शियम तक ये नियम लागू हो पाया था। उससे ऊपर के तत्वों के ऊपर ये जो लागू नहीं होगा। अब दोस्तों न्यूलैंड्स की कहानी हुई खत्म। अगला वैज्ञानिक आता है मेंडलीव का। तो मेंडलीव क्या बोलता है, उसकी जो सारणी वगैरह है वो भी हम देख लेते हैं। मेंडलीव रूस का वैज्ञानिक था जो 1869 में इसने अपना नियम दिया 63 तत्वों को परमाणु भार के आधार पर। वही अभी तीनों वैज्ञानिक परमाणु भार के पीछे पड़े हुए हैं दोस्तों, जो कि गलत होगा। तो इस नियम के अनुसार इसने बताया कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अब आवर्ती फलन का मतलब है कि तत्वों के जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन, यानी कि परमाणु भार के अनुसार प्रत्येक तत्व का क्रमागत रूप से यानी कंटिन्यू जो नियम जो आते जाएंगे उनको जो परमाणु भार है वो कंटिन्यू रहेगा। तो दोस्तों ये जो परमाणु भार है वो कंटिन्यू नहीं रहता है दोस्तों। आवर्ती फलन का मतलब यही है कि लगातार यानी कि जो परमाणु भार है वो उनका क्रम एक साथ चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो ये नहीं होगा दोस्तों। अभी कैसे होगा वो अगला जो वैज्ञानिक आएगा वो बताएगा। तो इस नियम को ही मेंडलीव का आवर्त नियम कहा जाता है। मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने 63 तत्वों परमाणु भार के आधार पर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, और उसने अपनी सारणी दी जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। इसका भी वो परमाणु भार आधार था दोस्तों। इसने अपनी जो आवर्त सारणी है उसको 6 पंक्ति क्षैतिज पंक्तियों में और 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विभाजित किया था। तो क्षैतिज पंक्ति होती हैं आड़ी लाइनें, और जो स्तंभ होते हैं वो होते हैं खड़ी लाइनें दोस्तों। तो 6 क्षैतिज पंक्ति थी, 8 ऊर्ध्वाधर पंक्ति थी, उसमें इन्हें विभाजित किया गया 63 तत्वों को। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में प्रत्येक वर्ग के शीर्ष पर हाइड्रोजन और ऑक्साइड का निर्माण कर रखा था दोस्तों। जो वर्ग थे उनके ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्राइड और ऑक्साइडों का जो वर्गीकरण निर्माण इसने कर रखा था ऊपर शीर्ष पर, वर्गों के शीर्षों पर। मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ उपलब्धियां हैं। तो उपलब्धियों का पहला पॉइंट है कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ व्यवस्थित करने का जो प्रयास किया था, और अधिकतम कई स्थानों पर इसने क्या किया, समान यानी कि अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले व्यवस्थित कर दिया दोस्तों। इसने क्या किया, अधिक वाला जो है अधिक द्रव्यमान वाला और कम द्रव्यमान वाला, तो दोस्तों अधिक वाला पहले रख दिया, कम वाला बाद में रख दिया। तो ये अवरोही क्रम बनेगा, घटते से बढ़ अधिक से कम यानी बढ़ते से घटता हुआ। जो कि अगले वैज्ञानिक उससे पहले वाले वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, कम से अधिक। तो वो आरोही क्रम में चल रहे थे, ये अवरोही क्रम में लागू हो गया। इसको मतलब इसने व्यवस्थित करने के चक्कर में अपना क्रम जो है गड़बड़ कर दिया, तो जो अवरोही क्रम बन गया था। इसने क्या किया, कोबाल्ट को निकल से पहले व्यवस्थित किया दोस्तों। मेंडलीव ने अपनी मतलब नियम में एक सही बात बताई थी कि इसने क्या किया था कि अपनी जो आवर्त सारणी है उसमें भविष्य में जो खोज होगी तत्वों की उसको लिए पहले से ही अपनी आवर्त सारणी में स्थान छोड़ दिया था। ये इसकी समझदारी और दूरदर्शिता का एक उत्कर्ष उदाहरण था। जैसे कि एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, स्कैंडियम, गैलियम और
स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, इनके जो है आगे पीछे मतलब स्थान छोड़ दिए थे इन तत्वों के लिए। दोस्तों इसने अपनी आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए भी रिक्त स्थान छोड़ दिया था। अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन। ये हीलियम यानी कि ये होती हैं अक्रिय गैसें। दोस्तों ये 18वें वर्ग में जब आप आवर्त सारणी पढ़ोगे तो 18वें वर्ग में ये आपको मिलेंगी। अक्रिय गैसें होती हैं दोस्तों, ये किसी से भी क्रिया नहीं करती हैं क्योंकि इनका जो अष्टक होता है वो पूर्ण होता है। वो कैसे होता है, क्या होता है, जब आप आवर्त सारणी पढ़ोगे तो उसमें आप एक एक तत्व का वर्गीकरण अलग अलग पढ़ोगे। इसकी भी कुछ कमियों में जो पहला पॉइंट है वो है कि हाइड्रोजन को ये उचित स्थान नहीं दे पाए। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आवर्त सारणी में जो आवारा तत्व होता है, यानी कि जिसे स्थान सही से मिलता नहीं, जो अपनी मर्जी वहाँ स्थिर हो जाता है, वो एक प्रकार से आवारा कहलाता है, आवारा पशु की तरह। इसलिए इसको हाइड्रोजन को ये जो अपनी सारणी में स्थान नहीं दे पाया था। और जो मैंने पीछे वाला पॉइंट बताया था कि ये अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को इसने कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले व्यवस्थित कर दिया था, वो ये थे। तो दोस्तों 28 वाले को 29, यानी कि 29 वाले को पहले रख दिया, 28 को बाद में, 51 को पहले, 50 को बाद, 59 को पहले, 58 को बाद में रख दिया। तो इस प्रकार से जो एक प्रकार से अवरोही क्रम इसने बना दिया था। मेंडलीव अत्यंत प्रयास करने के बावजूद कुछ स्थानों पर समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ व्यवस्थित नहीं कर सके। तो ये कुछ कमियां थी जो कि आपको नोट्स में कंप्लीट अवेलेबल है। दोस्तों ये मेरे नोट्स इस प्रकार से हैं कि इनमें से एक भी लाइन जो है एग्ज़ाम में आपको आउट नहीं मिलेगी। दोस्तों मैं इसकी उम्मीद के साथ आपसे कह सकता हूँ, जो मेरे नोट्स हैं वो मैं कई सालों से देख रहा हूँ दोस्तों, कि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि इसमें से एक भी लाइन जो है आउट जा सकती है। और NCERT छोड़ो, ये सभी के लिए अप्लाई हो सकता है मेरा रजिस्टर है। और जो मेरे हाथ के बने हुए नोट्स हैं वो आपको ग्रुप में ऐड होने के बाद ही मिलेंगे दोस्तों। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, ग्रुप का ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ से PDF अवेलेबल होगी दोस्तों। नोट्स आप ले सकते हो, चाहे वीडियो देखो या ना देखो। यदि आपने नोट्स पढ़ लिए तो जिसमें ही आपके पास होने की उम्मीद तो बनी जाती है दोस्तों। जो अगली सारणी आएगी हेनरी मोजले ने दी थी, इसको हम अगले वाले लेक्चर में इसका डिस्कशन करेंगे दोस्तों। ये आवर्त सारणी जो है, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं, वही सारणी है जो हेनरी मोजले ने वैज्ञानिक ने बनाई थी 1913 में 114 तत्वों को। इसका जो है हम अगले लेक्चर में इसका डिस्कशन करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो लेता हूँ मैं इस लेक्चर से विदा। धन्यवाद दोस्तों।